once again. वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन फॉर यू। आज मैं आपके लिए फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स के डेरिवेशंस लेके आया हूँ। आई थिंक कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस पे हम लोग रिफ्रैक्शन कराएंगे, उसके डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे और कुछ फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। डेरिवेशन मीन्स क्या होता है? डेरिवेशन की अगर बात करें तो डेरिवेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन with the help of physical quantities in these phenomena is called derivation। means हम लोग को मैथमेटिकल की चीज़ों को यूज़ करके फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलेस को डिराइव करना होता है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ आई थिंक कि दो हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं और दोनों में से वन बाय वन हम दोनों के लिए जो है फॉर्मूला डिराइव करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ स्फेरिकल सरफेसेस। तो फर्स्ट I discuss with you refraction of light through a concave surfaces. Come with me and see on the board carefully. First my topic is refraction of light through a spherical surface for concave spherical surfaces. डेरिवेशन है, डेरिवेशन में हम लोग को प्रूव करना है n अपॉन v माइनस वन अपॉन u इक्वल टू n माइनस वन अपॉन r। n फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v मीन्स इमेज की डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, r रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले डेरिवेशन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं मैथ्स की जो कि डेरिवेशन में यूज होने वाली हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना रहें। फर्स्ट आता है ट्रायंगल की अगर बात करें तो कोई भी अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है, फॉर एग्जांपल मान लिया हमने कि ये एंगल आई है, ये एंगल अल्फा है और अगर ये एंगल गामा है, तो जो गामा होगा वो आई प्लस अल्फा के सम के इक्वल होगा। मीन्स एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? गामा। इसी तरह कोई भी ट्रायंगल अगर एक्सटर्नल है उसके अंदर एक्सटर्नल एंगल की जो वैल्यू होगी वो इंटरनल एंगल के सम एंगल के इक्वल होगी। नेक्स्ट आता है tan थीटा से हम लोग कुछ फॉर्मूला निकालते हैं। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी एक बार रिमाइंड कर लीजिए आप लोग। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है? फॉर एग्जांपल मान लिया हम लोगों ने कोई एक राइट एंगल लिया जिसकी हाइट h मान ली और ये एंगल अल्फा मान लिया, ये है u की डिस्टेंस या v की डिस्टेंस। अगर अल्फा निकालना है तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? p अपॉन b। p की जगह पे क्या है? एंगल के सामने की साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर मींस h है और जो बचता है वो बेस आई थिंक कि u। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन u। अब अगर हमारा अपर्चर आई थिंक जो हम लोग स्फेरिकल सरफेसेस लेने जा रहे हैं कॉनकेव का, अगर उसका अपर्चर जो ये कर्व है वो बहुत स्मॉल हो, आई थिंक कि बिल्कुल प्लेन मिरर की इक्वल हो, तो जो tan की वैल्यू होती है आई थिंक कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म sin cos tan ये वो जितनी भी चीजें होती हैं वो सबको छोड़ देते हैं। मींस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन u। ये तब करते हैं जब हम लोगों को आई थिंक कि अपर्चर बहुत स्मॉल लेना पड़े तब। एक्सटर्नल एंगल वाला आप लोगों ने समझ लिया कैसे निकालते हैं, tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan अल्फा की वैल्यू। अब चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास, स्पेशली 12th क्लास के बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन और इसकी हेल्प से न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो चलिए पहले हम लोग एक स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस ले लें। कॉनकेव जो कि लेफ्ट साइड ओपन होगा, सरफेस है, आई डोंट नो कि ये क्या है, मिरर है या जो भी हो। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। अगर इस पूरे को कर्व को कंप्लीट करेंगे तो यहां पे कहीं आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम को आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं? रेरर मीडियम। और सेकेंड मीडियम को क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। हो सकता है यहाँ पे इसकी जो है कोई मीडियम चेंज हो। अब बात आती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वैसे किस साइड से आता है? लेफ्ट साइड से। ऑलवेज फॉल एन ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड। मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट से स्ट्राइक करता है, इंसिडेंट करता है मिरर पे।
स्फेरिकल सरफेस पे, तो ये क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। आई थिंक रिफ्रैक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ ये लाइन ऐसे चली जाएगी रिफ्रैक्शन की। जिस पॉइंट पे ये रिफ्रैक्ट किया उस पॉइंट से हम लोगों ने नॉर्मल ले लिया। नॉर्मल क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई लाइन जाती है। तो अब देखिए ये हो गया रिफ्रैक्शन वाली लाइन, इसको जाना चाहिए था ये ऐसे, लेकिन ये रिफ्रैक्ट कर गई ऐसे। जो रिफ्रैक्शन वाली लाइन है उसको पीछे मिला लीजिए, आई थिंक वो वर्चुअल ही बनेगा। जो वर्चुअल बनी वो क्या बन जाएगी, इमेज। कोई प्रॉब्लम? देखिए हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट की एक इंसिडेंट रे कहां पे फॉल कराई, स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस पे। कॉनकेव सरफेस पे कराया तो वो क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। रिफ्रैक्ट होने के बाद हम लोगों ने उस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है। अब उसी पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन वाली लाइन थी उसको हम लोगों ने पीछे ड्रॉ कर लिया। आई थिंक ये यहाँ रियल थी, लेकिन ये जो अगर पीछे करेंगे तो थोड़ा सा वर्चुअल इमेज ड्रॉ होगी। अब आई थिंक कि ए पॉइंट इसको मान लीजिए, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन सारी डिस्टेंस हम लोग जो मेजर करते हैं वो पोल से करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी u। लेफ्ट साइड है तो -u। इमेज की पोल से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी v। लेफ्ट साइड है तो माइनस से। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर, आई थिंक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होगी पोल की वो हो जाएगी r, लेकिन साइन के अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड है, इस वजह से इसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। अब ये होगी पूरी प्रोसेस। हम लोगों ने जो स्फेरिकल सरफेसेस लिया है उसका नाम मान लीजिए एस एस डैश है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या करें। इसको ले लीजिए एंगल अल्फा, बीटा और गामा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए ए पॉइंट से। किस पॉइंट पे, किस लाइन पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एम पॉइंट पे तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसकी एक हाइट मान लीजिए h। क्लियर? आप ले लीजिएगा। अब चलिए इन ट्रायंगल, ये इंसिडेंट रे गई, ये रिफ्रैक्टेड है और ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे से नॉर्मल जो एंगल बनाता है वो बनाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई थिंक कि I। रिफ्रैक्शन वाली लाइन से नॉर्मल जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई थिंक कि R। I और R पता चल गया। अब ले लीजिए इन ट्रायंगल AOC में, AOC अगर ये देखें तो इसको बंद कर दीजिए और यहां देखिए तो एक एंगल आ रहा है अल्फा, दूसरा आ रहा है I और एक्सटर्नल एंगल आ रहा है गामा। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। आई थिंक कि गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस I। तो यहां से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, गामा माइनस अल्फा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नेक्स्ट आता है इस वाले ट्रायंगल में ले लीजिए इन ट्रायंगल AIC। AIC की अगर बात करें तो ये इसमें आ रहा है एक एंगल बीटा, दूसरा एंगल आ रहा है इंटरनल R, आई थिंक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो एक्सटर्नल एंगल आ रहा है वो आ रहा है गामा। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस R। तो R बराबर गामा माइनस बीटा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब देखिए भाई हम लोगों के पास I की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, किस टर्म में, अल्फा बीटा गामा के टर्म में आ गई। स्नेल्स लॉ में क्या होता है, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कांस्टेंट, आई थिंक n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता है sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। होता है n, लेकिन n मीन्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इफ अपर्चर इज सो स्मॉल, अगर हम लोगों ने जो अपर्चर लिया है बहुत स्मॉल होगा। अगर बहुत स्मॉल है, आई थिंक जो ये कर्व है बहुत स्मॉल हो, तो अगर ये बहुत स्मॉल होगा तो जो एंगल होते हैं उसके आगे के इसके ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो हम लोग छोड़ देते हैं। तो I अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो I n1 इज इक्वल टू R n2। I की वैल्यू पुट कर दीजिए गामा और अल्फा के टर्म में, तो क्या हो जाएगा n1
गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आर की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है गामा माइनस बीटा इंटू n2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब क्या करिए गामा के दो टर्म है, गामा के टर्म को एक पास में कर लीजिए और n1 और n2 वाले टर्म अल्फा और बीटा वाले टर्म एक पास में कर लीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू गामा अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा n2 माइनस n1। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। यहां तक कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ। टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। पहले हम लोगों ने कॉनकेव के लिए लिया। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस कैसा होता है? जो स्फीयर लेफ्ट साइड ओपन होता है वो कहलाता है कॉनकेव। तो अब बात आती है कि हम लोगों ने कॉनकेव ले लिया एस डैश। दो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम को रेयर मीडियम बोलते हैं, सेकंड मीडियम को डेंसर मीडियम बोलते हैं। कोई एक रे है जो सेंटर ऑफ ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हुई जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, वहां से हमने एक रे इंसिडेंट की मिरर पे स्फेरिकल सरफेस पे पॉइंट ए पे। अब जिस पॉइंट पे करेंगे उस पॉइंट से हम लोग अगर नॉर्मल डालेंगे तो किस पे डालेंगे? सी पे। सी पॉइंट पे डाला। अब अगर ये जो गई आई थिंक कुछ ना कुछ लाइन रिफ्रैक्ट करेगी बिकॉज रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये लाइन सीधी नहीं जाएगी, रिफ्रैक्ट करेगी। जितना रिफ्रैक्ट की उस लाइन को हम लोगों ने पीछे मिला दिया। ये आई थिंक इधर रियल थी, जब उसको हम लोगों ने पीछे मिलाया तो वर्चुअल हो जाएगी। तो ये वाली लाइन देखिए क्या आ गई? वर्चुअल लाइन हो जाएगी जो कि क्या ड्रॉ करेगी? इमेज ड्रॉ करेगी। अब ओ ऑब्जेक्ट का पॉइंट है आई, इमेज का पॉइंट है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी पोल। हम लोगों ने एक लाइन डाल दिया, आई थिंक परपेंडिकुलर डाल दिया पॉइंट ए से एम पॉइंट पे, जिसकी हाइट हम लोगों ने मान ली है कितनी? एच। अल्फा बीटा गामा अपने आप से ले लिया। ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से क्या बनाएगी? इंसिडेंट एंगल आई थे कि एंगल आई। ये रिफ्रैक्शन वाली लाइन है एंगल, और ये नॉर्मल से क्या बनाएगी? रिफ्रैक्शन एंगल बनाएगी। अब बात आती है, अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो चलिए बात करते हैं इन ट्रायंगल AOC में। AOC की अगर बात करें तो गामा इज इक्वल टू आई थिंक एक्सटर्नल एंगल क्या है इस पे? गामा। गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आई। इस पूरे का एंगल आई है और इसका एंगल अल्फा है और इसका एक्सटर्नल एंगल है गामा। तो गामा बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस आई। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इधर प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली। सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया? ये वाले ट्रायंगल में ले लीजिए। ये वाले ट्रायंगल में लिया क्या है? AIC। इसमें देखिए कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, बंद कर लीजिए बाकी सारी चीजें। आर, बीटा और गामा। एक्सटर्नल एंगल क्या है? गामा। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल है क्या? बीटा प्लस आर। आर को रोक लिया, बीटा को उधर जाने दिया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। आई और आर की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई। आई थिंक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू हम लोगों ने अल्फा बीटा के गामा के टर्म में फाइंड कर ली। अब स्नेल्स लॉ से चलते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है? sin i upon sin r is equal to n2 upon n1। अगर अपर्चर हमारा बहुत स्मॉल हो, अगर अपर्चर स्मॉल होता है तो आई थिंक कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कॉस टैन, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ एंगल लेते हैं बिकॉज स्मॉल एंगल के लिए ये वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? i अपॉन आई इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n1 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो i n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r n2। i की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू पुट कर दी। i की वैल्यू कहां से पुट की? गामा माइनस अल्फा यहां रख दिया। फिर r की वैल्यू कहां से पुट की? गामा माइनस बीटा पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया। n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब n1 वाले टर्म एक पास में, n2 वाले टर्म एक पास में करने के बजाय हम लोगों ने गामा वाले टर्म एक पास में कर लिया, तो गामा को किया n1 माइनस n2 आ गया। n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू गामा n2 माइनस n1। अभी तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब बात आती है कि हम लोग अब ये इसकी वैल्यू रखेंगे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रखेंगे किसके टर्म में? u v और r के टर्म में रखेंगे। u v और r के टर्म में रखेंगे बिकॉज मेरे पास जो फॉर्मूला प्रूव करना है n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r, ये लाना है। यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया? ये वाली लाइन को इरेज मत करिएगा, बाकी आप लोग एक बार फिर से देखते रहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या करें? अगर देखें एन ट्रायंगल AMO में, AMO
ओ राइट एंगल है, बिकॉज एम पे है तो राइट एंगल है। इसके सामने की साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये एंगल है तो इसके सामने की साइड है हाइपोटेन्यूज, ये अगर एंगल है तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो हो जाएगा बेस। तो अगर हम लोग tan अल्फा की वैल्यू लें तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आ रहा है h और बेस आ रहा है आई थिंक o से m तक के पॉइंट। अपर्चर स्मॉल होगा तो जो p पॉइंट होगा वो m पॉइंट पे आ जाएगा। मींस ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर? ये वाला पॉइंट एक प्लेस पे हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन u, जो कि माइनस में है। अपर्चर स्मॉल है, अल्फा की वैल्यू ले लेंगे, बाकी चीजें tan छोड़ देंगे। एक ये आ गई। इसी तरह इन ट्रायंगल ए एम आई की अगर बात करें तो tan बीटा इज इक्वल टू आ गया h अपॉन माइनस वी। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन माइनस वी हो जाएगा। सिमिलरली ए एम सी की अगर बात करें तो tan गामा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन माइनस आर। h अपॉन माइनस आर तो गामा बराबर हो जाएगा h अपॉन माइनस आर, tan छोड़ देंगे। अल्फा की वैल्यू आ गई h अपॉन माइनस वी। कैसे आई, tan इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले अल्फा के साथ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक का tan ले लिया, तो tan एंगल के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, जो नीचे होता है वो बेस। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है, v। वैसे ये है पोल से, लेकिन अपर्चर स्मॉल है तो p और m पॉइंट एक पॉइंट पे होंगे, हम लोग सपोज कर लेते हैं ऐसा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग को यहां पे पुट करना है। तो चलिए भाई ये वाला भी रेस कर देते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। है क्या, n2, पहले क्या है n2, बीटा की वैल्यू आ गई h अपॉन माइनस वी, फिर माइनस n1। अल्फा की वैल्यू क्या आई है, h अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू गामा h अपॉन माइनस आर n2 माइनस n1। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? अब एक काम करिए आप लोग, माइनस और h से बोथ साइड डिवाइड कर दिए, डिवाइडेड बाई माइनस h। तो ये वाला h, ये वाला h, ये वाला h से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? क्या बचा यहाँ पे, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। बिकॉज माइनस वाले टर्म सारे कट गए, h कॉमन लेके इधर से कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा आ गया, लेकिन बोथ मीडियम के लिए, एक सिंगल मीडियम के लिए आया है, दोनों मीडियम के लिए आया है। आई थिंक कि अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा तभी हम लोग जान पाएंगे, वैसे नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए भी एक काम करते हैं, वी नो दैट n इज इक्वल टू जो होता है n2 अपॉन n1। ये क्लियर है? n बराबर क्या होता है, n2 अपॉन n1। तो अब हम लोग बोथ साइड n से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर में। डिवाइडेड बाई n1 इन न्यूमरेटर, सिर्फ ऊपर क्या आ जाएगा, n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन r। अभी यहां तक की कोई प्रॉब्लम? चलिए भाई इसको भी इरेज कर देते हैं, और हमारे पास क्या आ रहा है हम लोग ये क्लियरली देखते हैं। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन r। देखिए n1 से n1 कट जाएगा, n1 से n1 कट जाएगा। हम लोग जानते हैं n2 अपॉन n1 जहाँ पे होगा वहाँ हम लोग क्या रख सकते हैं, n। तो n2 अपॉन n1 की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, n अपॉन v माइनस ये कर दिया, क्या बचा 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 की जगह पे क्या रख देंगे, n माइनस 1 अपॉन r।
ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n अपॉन v माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू n माइनस वन अपॉन आर, जो कि r की वैल्यू आई थिंक नेगेटिव में आती है, v की वैल्यू डिपेंड करती है इमेज फॉर्मेशन पे, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव, और u की वैल्यू जो होती है वो कोई भी स्फेरिकल और कोई भी मिरर हो या कोई भी लेंस हो ऑलवेज नेगेटिव होती है, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही फॉल करता है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, हम लोगों को प्रूव करना था n अपॉन v माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू n माइनस वन अपॉन आर। फिगर ड्रॉ किया, ऑब्जेक्ट से एक लाइन डाली, किस पे, स्फेरिकल सरफेस पे, वो रिफ्रैक्ट वाली जो लाइन है हमने उसको पीछे मिला दिया तो वो वर्चुअल से आई पे आई थिंक इमेज ड्रॉ कर रही है। उसी पॉइंट पे हम लोगों ने देखिए, इस पॉइंट पे हम लोगों ने एक ले लिया नॉर्मल, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल ड्रॉ करेगी वो एंगल आई होगी, आई थिंक एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्शन रे एंगल, ये नॉर्मल से जो एंगल ड्रॉ करेगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अल्फा बीटा गामा हम लोग सपोज कर लेते हैं खुद से, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे एम पॉइंट पे, जो कि ए पॉइंट से करते हैं, जिसकी हाइट हम लोगों ने क्या मान ली है, एच। अब ये बात आती है कि बीच में हम लोगों ने अपर्चर को स्मॉल लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आई थिंक हम लोगों के पास जो स्फेरिकल सरफेस होता है बहुत स्मॉल होता है, लगता ही नहीं कि उसमें कोई कर्व है, तो अगर वो होगा तो उसका पोल जो होगा वो इस पॉइंट के बिल्कुल नियर अबाउट होगा, टू नियर। आई थिंक ये मानते हैं दोनों सेम है, तो जो डिस्टेंस हम लोग P से ले रहे थे वो डिस्टेंस हम लोग M से लेंगे। सारी चीजें सॉल्व करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आ गया n अपॉन v माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू n माइनस वन अपॉन आर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स जो सरफेस होता है वो किस साइड ओपन होता है, राइट साइड ओपन होता है, तो आई थिंक उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड होगा। ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड होता है, अब उस पर डिपेंड करता है कि इमेज कहाँ ड्रॉ होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, डेरिवेशन फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब कॉनकेव के बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स की अगर बात करें तो यू नो वेरी वेल, जो कॉन्वेक्स का सेंटर होता है आई थिंक वो राइट साइड ओपन होता है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा। ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड से आती है, और देखते हैं कि इमेज कहाँ पे ड्रॉ होती है। तो चलिए पहले हम लोग जो है इसके डेरिवेशन के लिए हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने ले लिया कि ये कोई क्या है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। इसको कंप्लीट करेंगे तो आई थिंक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहीं से जाएगा। क्लियर? अभी कोई प्रॉब्लम? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। n1 बिकॉज रेयर मीडियम के लिए आ रहा है, और n2 सेकेंड मीडियम है तो ये डेंसर मीडियम के लिए आ रहा है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हमने जो लिया है उसको मान लेते हैं S डैश। कोई ऑब्जेक्ट जो कि O पॉइंट से हम लोगों ने इंसिडेंट कराया किस पे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस पे, तो ये क्या होगा, आई थिंक कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा इस शेप में। इसको जाना चाहिए था इस ऐसे, लेकिन ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर नॉर्मल डालें तो ये वाली नॉर्मल वाली लाइन हो जाएगी। ये जो रिफ्रैक्ट होगा अगर इसको पीछे मिला है तो ये वर्चुअली कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट की लाइन ये है, हमने इंसिडेंट कराया, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट वाली लाइन को हम लोगों ने पीछे मिलाया जो कि ये रियल थी, पीछे मिलाने के बाद ये वर्चुअल आ गई, तो ये क्या ड्रॉ हो गई, इमेज। अब बात आती है, पता है आपको ये पीछे क्यों आई और कॉनकेव में पहले क्यों आई थी ऑब्जेक्ट से? बिकॉज जो कॉनकेव लेंस मिरर या फिर जो है सरफेस होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है, तो वो सेंटर के थोड़ा करीब रहती है, लेकिन कॉन्वेक्स में अवे द सेंटर, तो सेंटर से थोड़ा दूर बना रही है इमेज। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, नॉर्मल। ये वाली जो लाइन है ये क्या है, रिफ्रैक्शन वाली लाइन, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगुलर। ये वाली लाइन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, ये क्या है, नॉर्मल, तो ये वाली जो लाइन हो जाएगी आई थिंक ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट M पे, जिसकी हम लोगों ने हाइट ले ली h। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी पोल से डिस्टेंस होगी u,
जो कि हम लोग को माइनस में लेना है बिकॉज लेफ्ट साइड है। अगर ये इमेज है तो इसकी डिस्टेंस जो होगी वो v होगी, वो भी माइनस में लेना है बिकॉज लेफ्ट साइड है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर आई थिंक रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये राइट साइड में आ रहा है, इस वजह से ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक को ले लीजिए अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। सारा चीज वही करेंगे जैसे लास्ट में हम लोग करते चले आए हैं। हम लोगों ने पहले एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले लिया, ऑब्जेक्ट से एक लाइट इंसिडेंस कराई जो कि लाइट रिफ्रैक्ट कर जाती, जो लाइट रिफ्रैक्ट की उसको हम लोगों ने पीछे मिला लिया, जो कि आई पॉइंट पे इमेज बनाती है वर्चुअली, आई थिंक कि फुली इमेज नहीं बनाती है। अब इसी पॉइंट से हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है। सेंटर ऑफ ये नॉर्मल लाइन रिफ्रैक्शन वाली लाइन से एंगल बनाएगा आर, नॉर्मल वाली लाइन इंसिडेंस एंगल लाइन से बनाएगा इंसिडेंस एंगल। ए पॉइंट पे ये वाले पॉइंट बना कर लीजिए, ए पॉइंट से हमने एम पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला जिसकी हाइट क्या है एच, इसको मान लिया एंगल गामा, इसको मान लिया बीटा और इसको मान लिया अल्फा। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को v, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को u और p से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को r ले लिया। चलिए अब क्या करते हैं, आई थिंक ये रूल होता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। अब बात करें इन ट्रायंगल ए सी ए में, ACA में, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, अगर ये वाला एंगल और ये वाली लाइन की बात करें तो इसका एंगल एक्सटर्नल आ रहा है R, इंटरनल अल्फा और इंटरनल गामा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। सिमिलरली इन ट्रायंगल ACO में बात करें तो I बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा, इक्वेशन सेकंड। ये कैसे आ गया, अगर ये वाली लाइन की बात करें तो ACO इस ट्रायंगल में इंटरनल बीटा है और गामा है, एक्सटर्नली एंगल क्या बना रहा है, इंसिडेंट रे से नॉर्मल कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल I। तो I बराबर क्या, एक्सटर्नल एंगल I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, अदर देन इंटरनल एंगल का सम। I और R की वैल्यू आ गई। हम लोग किससे करेंगे, स्नेल्स लॉ लेते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसी तरह जैसे पिछले किया है, इफ अपर्चर इज सो स्मॉल, अपर्चर मींस कर्व, अगर कर्व हमारा बहुत ज्यादा स्मॉल है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिफ्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, I अपॉन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, I N1 इज इक्वल टू R N2। I और R की वैल्यू पुट कर दीजिए। I की वैल्यू क्या आ रही है, बीटा प्लस गामा, N1 इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा प्लस गामा। यहाँ भी गामा है, यहाँ भी गामा है, दोनों गामा। आई थिंक सॉल्व करके गामा को भी एक तरफ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, N1 बीटा प्लस N1 गामा इज इक्वल टू N2 अल्फा माइनस N2 गामा। इसको इधर ले आइए और उसको उस साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, N2 अल्फा माइनस N1 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा N2 माइनस N1 इंटू गामा। कोई प्रॉब्लम, ये आ गया हमारा इक्वेशन थर्ड। देखिए हम लोगों ने क्या किया, अल्फा बीटा गामा के टर्म में एंगल्स निकाल लिया, I और R की वैल्यू, और उसको हम लोगों ने स्नेल्स लॉ में पुट कर दिया। स्नेल्स लॉ में हम लोगों ने साइन को लीव कर दिया बिकॉज अपर्चर जो हमारा वो बहुत स्मॉल है। अगर अपर्चर स्मॉल होगा तो I N1 और R N2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद I की वैल्यू और R की वैल्यू पुट कर दी और अरेंज कर लिया, गामा वाला टर्म एक पास ले लिया। सिमिलरली वही करते हैं कि tan थीटा की हेल्प से हम लोग गामा अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और इसके अंदर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करने के बाद फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। चलिए भाई देखते हैं क्या करते हैं, tan अल्फा, अगर इस वाले एंगल की बात करें तो AMI, m है 90 डिग्री, अल्फा के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, जो बेस होगा आई थिंक जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, बेस। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन माइनस v।
अगर बहुत ज्यादा छोटा होगा अपर्चर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ देंगे, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, एच अपॉन माइनस वी, ये आ गया अल्फा की वैल्यू। इसी तरह टैन बीटा आ जाएगा एच अपॉन, ये वाली बात करें तो बीटा के सामने की साइड है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो आ जाएगा एच अपॉन माइनस यू, तो बीटा इज इक्वल टू आ गया एच अपॉन माइनस यू। सिमिलरली अगर इसी तरह आर की बात करें तो टैन गामा, अगर यहां से बात करें तो इसके सामने की साइड ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो एच अपॉन आर, लेकिन आर पॉजिटिव होगा बिकॉज पोल के राइट साइड में है। ये सारी चीजें पोल के लेफ्ट साइड में थी तो नेगेटिव ले रहे थे, लेकिन जो आर है वो पॉजिटिव है राइट साइड, इस वजह से पॉजिटिव लेंगे। इसमें भी टैन को छोड़ देंगे बिकॉज अपर्चर स्मॉल है, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन आर। अब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार और देख लीजिए आप लोग। हम लोगों ने एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस लिया एफ एस डैश, ओ पॉइंट से हम लोगों ने एक लाइन इंसिडेंट कराई पॉइंट ए पे, जो कि रिफ्रैक्ट हुई। रिफ्रैक्ट लाइन को थोड़ा सा पीछे ड्रॉ किया, आई थिंक वर्चुअली ड्रॉ हो रही है पॉइंट आई पे, जो कि इमेज हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा। इंसिडेंस वाली जो लाइन एंगल बना रही है नॉर्मल से, वो इंसिडेंस एंगल हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा हम लोगों ने अपने आप से सपोज कर लिया, और ए पॉइंट से एम पॉइंट पे हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाला, जिसकी हाइट को हम लोगों ने सपोज कर लिया h। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन वी, बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस यू, और गामा इज इक्वल टू एच अपॉन आर। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे और ये फॉर्मूला आ जाएगा। सो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? अगर आपको बीच बीच में आई थिंक कि कॉनकेव में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम एक वीडियो सिर्फ डाउट जो है क्लियर की बनाएंगे, जो कि आप लोग के प्रॉब्लम की वीडियो होगी। आ गई n1 अल्फा माइनस n2 अल्फा माइनस n1 बीटा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू गामा। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, n2 इंटू एच अपॉन माइनस वी माइनस n1। बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, h अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन गामा की वैल्यू क्या आ रही है, गामा की वैल्यू आ रही है h अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा h अपॉन आर। अभी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्या करते हैं, यहाँ पे h है, यहाँ पे h है, यहाँ पे h है, h हम लोग बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो h कॉमन लेके ये वाले h से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला जो माइनस है वो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक बार आप और डिस्कस कर ले कि कैसे क्या हुआ। हम लोगों ने क्या किया, माइनस से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। इसी तरह ये फॉर्मूला आ गया n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। हम लोग जानते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, तो जहां पे n2 अपॉन n1 होगा वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं n। वी नो दैट n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू n। तो चलिए बोथ साइड n से डिवाइड कर दीजिए, तो n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन r। n1 से n1 कट गया, n1 से n1 कट गया, n2 अपॉन n1 आई थिंक कि n हो जाएगा अपॉन v, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा n अपॉन n माइनस 1 अपॉन r। हमारे पास फॉर्मूला आ गया जो कि हमें प्रूव करना था। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस आई थिंक कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए, कॉनकेव में सिर्फ फर्क ये होता है कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है। आई थिंक कि इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ड्रॉ होती है, सेंटर से थोड़ा सा करीब। और कॉन्वेक्स में होता है कि अवे द सेंटर होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट के बाद में इमेज ड्रॉ होती है। अल्फा बीटा गामा हम लोग को 1 by 1 एक अपने आप से सपोज कर लेना है एंगल को, उसकी हेल्प से हम लोग अल्फा बीटा गामा की वैल्यू किसके टर्म में रखेंगे, वी यू और आर के टर्म में रखने के बाद ये सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे। स्नेल्स लॉ का भी बहुत बड़ा रोल है इस डेरिवेशन में।
नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रिंसिपल फोकी ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, बाईफोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस। बाईफोकल लेंथ में हम लोगों ने क्या किया है कि दो स्फेरिकल सरफेस को हम लोगों ने जोड़ दिया है। तो जब दो स्फेरिकल सरफेस और लेंस रखेंगे तो क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला भी हम लोगों ने प्रूव किया है, आई थिंक कि नेक्स्ट उसमें वीडियो में प्रूव करेंगे। और प्रिंसिपल फोकस, ये सारी चीज़ें जो भी होंगी वो डिस्कस होंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब बात आती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है दोनों डेरिवेशन में, इट्स अ वेरी प्रीशियस और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, थिंक अबाउट इंटरमीडिएट क्लास। इंटरमीडिएट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेरिवेशन, और दोनों डेरिवेशन पूछ जाते हैं। अगर डेरिवेशन नहीं पूछे गए तो ये फॉर्मूले ज़रूर पूछ जाते हैं। साइन कन्वेंशन का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। अब बात आती है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।